प्रिय भावी प्रशासकों और प्रिय साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिज्ञासा आईएएस पर। हाजिर हूँ मैं आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के, जो अक्सर करके स्टूडेंट के बीच में भी और आम नागरिक के बीच भी ये चर्चा का विषय रहता है कि आखिर जिला कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक ही हैं या ये अलग अलग होते हैं। अधिकांश जो सिविल सेवा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनमें भी ये कन्फ्यूजन रहता है और अधिकांश लोग यही मानते हैं कि जिला कलेक्टर और डीएम एक ही होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कलेक्टर और डीएम ये बिल्कुल अलग अलग हैं। ये बात एक अलग है कि कलेक्टर को डीएम की पावर दे दी जाती है। तो आइए इसी फर्क को आज हम समझेंगे विस्तार से। पहला तो ये हुआ कि कलेक्टर और डीएम के बीच का फर्क। फिर हम ये समझेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो तो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट हैं, तो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट में क्या अंतर है, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बीच में क्या अंतर है। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, सरकार के 3 अंग होते हैं। एक हो गई आपकी कार्यपालिका, दूसरी है आपकी विधायिका और तीसरी शाखा है आपकी न्यायपालिका। और इस प्रकार हम ये कहते हैं कि लोकतंत्र के हमारे 4 स्तंभ होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ है आपका मीडिया। अब आप ये जो कार्यपालिका शाखा है राइट नाउ, इसकी जिम्मेदारी है कि संविधान और संविधान सम्मत विधियों की अनुपालना सुनिश्चित करना, अनुपालना कराना, यानी क्रियान्वयन करना। विधियों को क्या करेगी? क्रियान्वयन करेगी। राइट, यह बात स्पष्ट तौर पर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट कर दी गई है कि विधायिका है वो विधि निर्माण करेगी, कार्यपालिका उन विधियों का क्रियान्वयन करेगी और न्यायपालिका उन विधियों को लागू कराएगी। अब देखिए, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का संबंध आपकी इस कार्यपालिक शाखा से है, यानी जो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट है वो किस तंत्र का हिस्सा है? आपकी कार्यपालिका शाखा तंत्र का हिस्सा है, जिसका प्रमुख कार्य है कानून व्यवस्था नियंत्रण करना। देखिए, संविधान और संविधान सम्मत विधियों का क्रियान्वयन करना, इसी को हम क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था नियंत्रण कहेंगे। यानी कानून के अनुसार व्यवस्था बनी हुई है, यानी संविधान और संविधान सम्मत जो भी विधियां हैं, आम जनता टेरिटरी के अंदर उन विधियों का विश्वास पूर्वक क्या कर रही है? अनुपालन कर रही है। यह सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी कार्यपालिका शाखा की। और इसी को हम क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था नियंत्रण कहेंगे। सरल शब्दों में आप ये समझ लीजिए। ठीक, तो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट जो होता है वो कानून व्यवस्था नियंत्रण का जो तंत्र है उसका जिला स्तर पर सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। ठीक, अब बात आती है न्यायिक मजिस्ट्रेट की। तो जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो आपके ये न्यायपालिका जो शाखा है, यानी इस तंत्र का हिस्सा होता है न्यायिक मजिस्ट्रेट, और इसे जिला स्तर पर हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, डीजे कहते हैं। और इसको जिला स्तर पर हम क्या कहेंगे? डीएम कहेंगे। ये बात यहां समझ में आ गई आपको? यानी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट है वो आपके कार्यपालिक शाखा के जिला स्तर पर कानून व्यवस्था नियंत्रण का जो तंत्र है उसका सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, और जो न्यायपालिका शाखा है उसके जिला स्तर पर
जो न्यायिक तंत्र है उसका सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? डीजे होता है, डिस्ट्रिक्ट जज होता है, उसको न्यायिक मजिस्ट्रेट कहेंगे। अब जरा फर्क समझिए। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो कार्यपालिक शाखा में है और कलेक्टर है वो भी आपके कार्यपालिक शाखा से संबंधित है, जबकि न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो आपकी न्यायपालिका शाखा से है। आइए, यानी जो ये कार्यपालिक शाखा है सरकार की, इसी से आपके जिला स्तर पर आपके जिला कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिलाधीश या जिला दंडाधिकारी कहेंगे, डीएम। और ये क्या हो गया? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीसी। तो डीसी और डीएम किस शाखा से संबंधित हैं? सरकार की कार्यपालिका शाखा से। अब ये जो जिला कलेक्टर है इसका कार्य क्या है, इसकी शक्तियां क्या हैं, और जो जिला दंडाधिकारी है इसकी शक्तियां क्या हैं, ये कहां से शक्ति प्राप्त करते हैं? क्या ये दोनों एक ही हैं या ये दोनों अलग अलग होते हैं? तो अगर आपसे यह प्रश्न किया जाए कि जिला स्तर पर जिला कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी यानी डीसी और डीएम एक ही होते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर है नहीं। यानी जिला कलेक्टर और डीएम एक नहीं होते हैं। अब आइए जरा दूसरा प्रश्न। अगर आपसे यह कहा जाए कि क्या डीसी को डीएम की पावर दी जा सकती है, तो आप कहेंगे इस प्रश्न का उत्तर है यस, हां। क्यों? अब जरा समझिए इसको। यानी डीएम है, यानी जो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट है, ये क्या हो गए? आपके कार्यपालिक मजिस्ट्रेट हो गए। तो जो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट हैं ये कोई पद नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये आपकी पावर है। ये ध्यान रखिएगा। और जिला कलेक्टर का जो पद है और जिला कलेक्टर है ये आपका क्या है? पद है। ये ध्यान रखिएगा। यानी जिला कलेक्टर और उसके नीचे क्या हो गया? उप डिप्टी कलेक्टर हो गया। यानी इनकी पूरी एक हायरार्की आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन ध्यान से आप समझिए, इसमें भी हायरार्की है पावर को लेकर के, राइट। लेकिन यह ध्यान रखने की बात है कि आपके जो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट हैं, राइट ना, जिन्हें जिला दंडाधिकारी, ये आपका कोई पोस्ट नहीं है बल्कि ये पावर है। यानी डीएम एक पावर होती है, जबकि कलेक्टर क्या होता है? एक पद होता है। अब इस जिला कलेक्टर के पद का सृजन सबसे पहले कब हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। वारेन हेस्टिंग्स जो कि बंगाल का गवर्नर बनकर के आया था 1770 के दशक में, तो उसने जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के पद का सृजन किया। और इसका कार्य क्या था? भू राजस्व एकत्रित करना। क्या करना? भू राजस्व। इसीलिए नाम कलेक्टर पड़ा। लेकिन ब्रिटिश शासनकाल में हुआ यह कि जो जिला कलेक्टर है, इस जिला कलेक्टर को ही न्यायिक शक्तियां भी दे दी गई। न्यायिक शक्ति यानी जो जिला कलेक्टर जो बनाए जाते थे उस समय, उन्हें ही दंड देने का अधिकार भी दे दिया। इसका मतलब यह हुआ कि जो लोक सेवा थी यानी पब्लिक सेवा थी, उसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या था? विलय था जिला स्तर पर ब्रिटिश शासनकाल में। यानी जो जिला कलेक्टर होता था वही आपके जिला दंडाधिकारी की भूमिका निभाता था, यानी न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्षमा कीजिएगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट की भूमिका निभाता था।
यानी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तो वो है ही, यानी अद्भुत पावर थी इसके पास। ध्यान दीजिए, ब्रिटिश शासन काल में अब देखिए जिला कलेक्टर को क्या कहा जाता था कि जिला स्तर पर इसको शक्तियों के आधार पर नेपोलियन की संज्ञा दी जाती थी कि भाई एक छोटा नेपोलियन है इंडिया के अंदर, कौन, जो जिला कलेक्टर होता है। यानी जिला कलेक्टर के पास में यानी आपके भू राजस्व संबंधी अधिकार भी हैं, उसको कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के भी अधिकार हैं, और सबसे बढ़कर के बात यह थी कि उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी प्राप्त थी, यानी दंड देने का भी अधिकार था। और वो दंड देने का अधिकार किसमें? अपराध होने के बाद। तो ये पावर थी इसके पास। तो ध्यान से आप समझिएगा, ये तो था ब्रिटिश शासनकाल की स्थिति। अब आइए जरा स्वतंत्र भारत में। तो स्वतंत्र भारत में हमने क्या कहा, ध्यान से समझिएगा। हमने अनुच्छेद 50 में यह प्रावधान किया कि लोक सेवा से, किससे? लोक सेवा से, कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक किया जाए। यह राज्य को निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 50 के तहत। यानी ब्रिटिश शासन काल में जो जिला कलेक्टर है वही आपके न्यायिक मजिस्ट्रेट का भी कार्य कर रहा है। यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका शाखा का क्या है? विलय है जिला स्तर पर। तो हमने नीति निरसक तत्वों में यह प्रावधान किया संविधान निर्माताओं ने कि भाई इसको अलग कीजिए, क्योंकि न्यायपालिका शाखा का कार्य है न्याय देना, यानी अपराध होने के बाद उसकी सुनवाई करना, और अगर वो दोषी है एविडेंस के अकॉर्डिंग सुनवाई के दौरान तो उसे दोषी करार देना, और जो कानूनन जो उसको सजा मिलनी चाहिए वो सजा देना। और यदि वह प्रमाणित नहीं होता है जो उस पर आरोप लगाए गए हैं तो उसे दोष मुक्त घोषित करना, यह प्रमुखतः न्यायिक मजिस्ट्रेट का कार्य है। तो भाई न्यायपालिका शाखा का कार्य अलग है और कार्यपालिका शाखा का कार्य अलग है। ये दोनों विलय कैसे हैं भाई? इनको बिल्कुल क्या कीजिए, अलग कीजिए। ये राज्य के नीति निरसक तत्वों में प्रावधान कर दिया। अब जरा आगे बढ़िए। सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के माध्यम से जो जिला कलेक्टर था उस जिला कलेक्टर से हमने क्या ले लिया? न्यायिक शक्ति पृथक कर दी। यानी कि अब जो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट है, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, इसके पास से न्यायिक शक्ति छीनकर किसको दे दी गई? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट को, और यह कहां होता है? प्रत्येक जिले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, और अंत जो जिला न्यायाधीश तो सब हायरार्की में टॉप लेवल पर हो गया, डीजे राइट नाउ। और आपके जो महानगर हैं उनके लिए भी न्यायिक मजिस्ट्रेट का प्रोविजन कर दिया गया। यानी सीआरपीसी 1973 के माध्यम से जिला स्तर पर जो कार्यपालिका और न्यायपालिका का विलय था उसको क्या कर दिया गया? पृथक कर दिया गया कि कार्यपालिक मजिस्ट्रेट अलग हैं और न्यायिक मजिस्ट्रेट अलग हैं। यह बात आपको क्लियर हो गई? आइए अब आगे बढ़िए। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग से सेलेक्टेड जो अभ्यर्थी हैं जिन्हें आईएएस या राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित पदाधिकारी, राइट नाउ, इनको क्या बनाया जाता है? यानी कि आपका जिला कलेक्टर हो गए, इसके अधीन कौन होंगे? उप जिला कलेक्टर यानी डिप्टी कलेक्टर, इसके अधीनस्थ कौन हो गए? आपके तहसीलदार, इसके अधीनस्थ कौन हो गए? आपके नायब तहसीलदार, और इसके अधीनस्थ कौन हो गए? आपके
कानूनगो, और कानूनगो के अधीनस्थ कौन हो गए आपके पटवारी। ये आपको जिला स्तर पर क्या मिलेगी, हायरार्की मिलेगी। ये जिला स्तर की हायरार्की है। और ध्यान दीजिएगा कि यहां पर ये जो जिला कलेक्टर है, ये जो अपनी पावर कहां से प्राप्त करता है, भू राजस्व संहिता 1959 से, यानी भू राजस्व संहिता 1959 के तहत कलेक्टर को पावर होती है। और कलेक्टर क्या है आपका, भू राजस्व विभाग का जिला स्तर पर सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। और उसके अधीन आपके डिप्टी कलेक्टर होते हैं, डिप्टी कलेक्टर के अधीन तहसीलदार होता है, तहसीलदार के अधीन नायब तहसीलदार होता है, नायब तहसीलदार के अधीन कानूनगो होता है, कानूनगो के अधीन आपका पटवारी होता है। और ये पावर कहां से प्राप्त करते हैं, भू राजस्व संहिता 1959 से। ये बात क्लियर हो गई। अब जरा आइए, ये तो हो गया कलेक्टर। अब बात करते हैं हम कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की, यानी डीएम की। कलेक्टर के बाद बात होगी अब डीएम की। डीएम, एसडीएम। तो डीएम और एसडीएम की जो बात होती है, तो ये आपके पोस्ट नहीं होती है, ये आपकी पोस्ट नहीं है, बल्कि ये क्या है, आपकी पावर है। और ये जो पावर है, इनको क्या कहेंगे हम, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट। ये पावर है। और ये पावर कहां से प्राप्त करते हैं, सीआरपीसी 1973। और सीआरपीसी 1973 क्या कहती है, अब जरा इस पर आ जाइए कि सीआरपीसी का सेक्शन, यानी इसकी जो धारा 20 है, धारा 20, सीआरपीसी 1973 की धारा 20 क्या कहती है, धारा 20 ये कहती है कि राज्य सरकार जिला स्तर पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करेगी और उन कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों में से किसी एक को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करेगी। यानी सेक्शन 20 किसकी बात कर रहा है, राज्य सरकार को परमिशन दे रहा है कि कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के रूप में जिला स्तर पर डीएम की नियुक्ति करना और सर्किल स्तर पर यही धारा 20 कहती है एसडीएम की नियुक्ति करना, प्लस अन्य कार्यपालिक मजिस्ट्रेट भी होते हैं। अब जरा इसको समझिए, यानी सीआरपीसी 1973 के सेक्शन 20 के तहत राज्य सरकार अब क्या करती है कि जो ये जिला कलेक्टर है इसको तो डीएम की पावर दे देती है, जो ये डिप्टी कलेक्टर है इसको किसकी पावर दे देती है, एसडीएम की पावर दे देती है। इसलिए ध्यान से आप समझिएगा कि किसी राज्य में क्या कहा जाता है, डीएम, एसडीएम। किसी राज्य में क्या कहा जाता है, जिला कलेक्टर, राइट नाउ, उप जिला कलेक्टर, राइट, इस तरह से होता है। तो अब यहां पर एक और खास बात है कि सीआरपीसी 1973 के सेक्शन 20 के तहत राज्य सरकार जिला कलेक्टर को तो डीएम की पावर दे सकती है, यानी, और उप जिला कलेक्टर है उसको किसकी, उप जिलाधिकारी की, और तहसीलदार को भी मजिस्ट्रेट की पावर दे सकती है, नायब तहसीलदार को भी मजिस्ट्रेट की पावर दे सकती है, राइट। यानी ये अधिकार किसके पास हैं, ये अधिकार हैं आपके राज्य सरकार के पास सीआरपीसी की धारा 20 के तहत। ये पॉइंट क्लियर हो गया। यानी अब मैंने जो अभी आपको बताया कि कलेक्टर और डीएम एक ही होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर है नहीं। क्या कलेक्टर को डीएम बनाया जा सकता है, तो इस प्रश्न का उत्तर है यस, यानी कलेक्टर को डीएम की पावर दी जा सकती है। अब जरा समझिए इसको। अब ये तो हो गया नियुक्ति को लेकर के। अब अगर पावर को लेकर के बात करें, पावर एंड फंक्शन,
इन कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के। तो इसी सीआरपीसी की धारा 129 से लेकर के 129 से लेकर के ऑनवर्ड 147 तक और भी धाराएं हैं सीआरपीसी की, जिनके तहत इन कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों को पावर एंड फंक्शंस दिए गए हैं। एक और बात है कि इन्हें निवारक निरोध की शक्तियां भी प्राप्त हैं सीआरपीसी के चैप्टर 8 और चैप्टर 10 के तहत। किसको? इन कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों को। ध्यान से समझने की बात यह है यहां, अब निचोड़ के तौर पर आइए आप। निचोड़ आपका यह हुआ कि अभी अगर मान लीजिए जिला स्तर पर जब डीएम, ध्यान से आप समझिएगा, यानी जब कलेक्टर भू राजस्व संहिता के तहत शक्ति का प्रयोग करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? कलेक्टर कहेंगे। जैसे भू राजस्व से संबंधित, राइट नाउ कृषि इत्यादि से संबंधित जो आदेश निर्देश जारी होते हैं तो उनके बारे में क्या कहा जाता है कि कलेक्टर साहब का आदेश है। ये किसका? कलेक्टर साहब का, राइट। यानी भू राजस्व संहिता 1959 के तहत जब ये शक्ति का प्रयोग करेंगे तो इन्हें क्या कहा जाएगा? कलेक्टर कहेंगे। और जब सीआरपीसी 1973 के तहत पावर का उपयोग करेंगे तो इनको क्या कहेंगे? हम डीएम कहेंगे, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यानी ध्यान दीजिएगा, जब सीआरपीसी 144 के तहत कर्फ्यू लगाने का जो आदेश जारी किया जाता है तो वो आदेश किसका होता है? कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का होता है। किसका? कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का, राइट। वो जिला कलेक्टर का आदेश नहीं होता है। दोनों में फर्क समझ में आ गया कि जिला कलेक्टर को डीएम बनाया जा सकता है, डीएम की पावर दी जा सकती है। उप जिला कलेक्टर को एसडीएम की पावर दी जा सकती है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो ये हो गए आपके कार्यपालिक मजिस्ट्रेट। और इनका मुख्य कार्य क्या है? इन कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों का, इन कार्यपालिक जो मजिस्ट्रेट हैं इनका कार्य क्या है? कानून व्यवस्था नियंत्रण करना। क्या करना? कानून व्यवस्था नियंत्रण। यह इनका प्रमुख कार्य हुआ। अब आइए, जो हमने 1973 सीआरपीसी 1973 के माध्यम से इस जिला कलेक्टर से न्यायिक शक्तियां छीन करके हमने किसको दे दी हैं? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दे दी हैं। तो अब बात करेंगे न्यायिक मजिस्ट्रेट की। तो जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं इनकी अपनी एक हायरार्की है, और हायरार्की क्या है? ये हो गया आपका जिला स्तर पर, और जिला स्तर पर जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है उसको कहा जाता है डीजे, डिस्ट्रिक्ट जज। और इस डिस्ट्रिक्ट जज का कार्य क्या है? जैसे जिला स्तर पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों में सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। ठीक इसी प्रकार से जिला स्तर पर न्यायिक सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? आपका डीजे होता है, डिस्ट्रिक्ट जज होता है। और इस डिस्ट्रिक्ट जज के कार्य बोझ को बांटने के लिए फिर एडीजे होते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जिनके अधिकार और शक्तियां वही होती हैं जो डीजे की होती हैं, लेकिन उनको क्षेत्राधिकार बांट दिया जाता है कि भाई आप इसमें, आप इसमें, आप इसमें। तो इनके पैरेलल होते हैं, यानी डीजे के समानांतर कौन होते हैं? आपके एडीजे होते हैं, जो जिला स्तर के न्यायालय में सुनवाई करते हैं। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट का कार्य क्या है? न्यायिक मजिस्ट्रेट का कार्य है कि अपराध होने के बाद, अपराध होने के बाद
यानी विधि का उल्लंघन कर दिया तो यह अपराध हो गया, राइट। विधि व्यवस्था को बनाए रखना यह कार्यपालिक कार्य हुआ तो वो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी हो गई। लेकिन अगर अपराध हो गया तो अब यहां कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का क्षेत्राधिकार नहीं है। अब ये क्षेत्राधिकार किसका होगा? न्यायिक मजिस्ट्रेट का होगा। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या करेगा? अपराध होने के बाद उस पर सुनवाई करना और विधि प्रक्रिया के अनुसार अगर प्रमाणित होता है तो उसे दोषी करार देना, या प्रमाणित नहीं होता है तो उसको दोष मुक्त घोषित करना, और अगर दोषी करार हो गया है तो उसे सजा देना, और इस सजा में मृत्यु दंड तक की सजा दे सकते हैं। पॉइंट की क्लैरिटी है। इनके ऊपर कौन हो गए? आपके ये आपके हाई कोर्ट हो गए, यानी इनके फैसलों के विरुद्ध अब आप कहां करेंगे? हाई कोर्ट में अपील करेंगे, और हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध आप कहां? सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील करेंगे। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायपालिका शाखा के हिस्सा हैं, और इन न्यायिक मजिस्ट्रेट का कार्य है अपराध होने के बाद उस पर सुनवाई करना, और प्रमाणित होने पर उन्हें दंड देना विधि के अनुसार, और उन्हें दोषी करार देना और दंड देना, और अगर प्रमाणित नहीं होता है तो उन्हें दोष मुक्त घोषित कर देना। ये इनकी कार्य हैं। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट की भूमिका क्या है ये आपको क्लियर हो गई। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का कार्य क्या है? ध्यान से आप समझिएगा। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का कार्य है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना, यानी अपराध होने से पहले उनकी भूमिका है, राइट। और इसीलिए चैप्टर 8 और चैप्टर 10 के तहत उन्हें निवारक निरोध की शक्ति भी दी गई है। जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपके सीआरपीसी 144 के तहत क्या करते हैं कि पब्लिक प्लेस पर अगर 4 या 4 से अधिक व्यक्ति एकत्रित होते हैं तो उनको देखते ही गोली मार दीजिए, राइट। तो देखते ही गोली मार देने का आदेश दिया जाता है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। यानी अभी किसी ने अपराध नहीं किया है, लेकिन अपराध होने से रोकना ये किसकी जिम्मेदारी है? कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की। लेकिन अपराध हो गया तो अपराध होने के बाद अब कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की यहां कोई भूमिका नहीं रह जाती है। अब ये यहां से रोल शुरू हो जाता है किसका? न्यायिक मजिस्ट्रेट का। और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट ये दोनों ही पद ब्रिटिश शासनकाल में क्या थे? ये दोनों ही कार्य एक ही व्यक्ति द्वारा किए जाते थे, जिला कलेक्टर द्वारा। लेकिन स्वतंत्र भारत में 1900 यानी सीआरपीसी 1973 के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 50 को क्रियान्वित करने के लिए ये दोनों कार्य क्या कर दिए हैं? बिल्कुल अलग कर दिए हैं। कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक कर दिया गया है। तो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का रोल क्या है और न्यायिक मजिस्ट्रेट का रोल क्या है, ये फर्क आपको समझ में आया होगा, पहली बात। दूसरी बात, कार्यपालिक शाखा के अंतर्गत ही जो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट हैं और कलेक्टर हैं उनके बीच का फर्क आपको समझ में आया होगा। यानी कलेक्टर भू राजस्व का राज्य स्तर पर सर्वोच्च पदाधिकारी है और यह अपनी शक्तियां कहां से प्राप्त कर रहा है? भू राजस्व संहिता 1959 से। इन्हीं को हम कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की पावर भी दे सकती हैं। कौन? राज्य सरकार। और यह अधिकार उसे सीआरपीसी के सेक्शन 20 के तहत है। तो जिला कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बीच क्या अंतर है, आशा करता हूं यह आपको समझ में आया होगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट और आपके कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के बीच क्या फर्क है, यह बात भी आपको समझ में आई होगी। आप कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय को व्यक्त करें और कमेंट में आप यह भी बताएं कि आप न्यायिक मजिस्ट्रेट बनना ज्यादा पसंद करेंगे या कार्यपालिक मजिस्ट्रेट बनना पसंद करेंगे। यानी आप जुडिशरी ज्यादा आपके लिए, मतलब आपका जो रुझान है वो जुडिशरी की ओर है या आपके कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की ओर है। इस तरह के भी कमेंट आप हमें करके बताएं कि आपकी राय क्या है। तो ये था, ध्यान से आप समझिए। यानी एक बार फिर मैं 2 मिनट में आपको क्लियर करता हूं कि कार्यपालिका शाखा सरकार की जो है
उससे जुड़े हुए हैं कलेक्टर और डीएम। कलेक्टर और डीएम एक होता है, ऐसा एक होता है। अगर यह प्रश्न आपसे किया जाए तो आप क्या कहेंगे? नहीं। फिर आपसे यह कहा जाए कि क्या कलेक्टर को डीएम की पावर दी जा सकती है? आप कहेंगे हां। ठीक, तो ये दोनों ही जो भूमिकाएं हैं या ये किससे जुड़ी हुई हैं? आपकी कार्यपालिका शाखा से। किसकी? यानी कलेक्टर और डीएम। तो कलेक्टर हो गया भू राजस्व विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी और डीएम हो गया आपका कानून व्यवस्था नियंत्रण का प्रभारी। ध्यान रहे, डीएम पद नहीं होता है, एसडीएम पद नहीं होता है, बल्कि एक पावर होती है। और यह पावर कहां से है? सीआरपीसी से। तो जब कलेक्टर को ही डीएम बना दिया जाता है तो अब वो दो प्रकार की शक्ति प्रयोग करता है। यानी जब भू राजस्व संहिता की शक्तियों का प्रयोग करता है तो वो कलेक्टर की पावर हो गई, और जब वो सीआरपीसी की पावर को यूज करता है तो वो क्या हो गई? डीएम की पावर हो गई। आशा करता हूं ये बात क्लियर हो गई होगी। अब अपराध होने के बाद उस पर सुनवाई करना और दोष मुक्त करना या दोषी करार देना या उसे सजा देना, यह किसका भूमिका हो गई? आपकी न्यायिक मजिस्ट्रेट की हो गई। और न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो आपकी न्यायपालिका शाखा से संबंधित है। तो आशा करता हूं कि यह फर्क आपको जरूर समझ में आया होगा। आप अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप शेयर करें। आज आपसे यहीं पर विदा लेता हूं। जय हिंद।